हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 10 और पीवाईक्यूज लेके आया हूं। बच्चों आज के पीवाईक्यूज क्या हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है मेरी ऐप में। अब कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर हमें जेई मेन और एडवांस का अलग अलग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। मैंने जेई मेन का जो क्रैश कोर्स है बच्चों, वो प्योर जेई मेन का भी लॉन्च किया है, जेई एडवांस का भी किया और उन दोनों का एक कॉम्बो भी लॉन्च किया। तो आप लोगों को कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना है। और अभी उस कोर्स में बच्चों अच्छा खासा मतलब जो 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 अर्ली बर्ड्स होंगे ना बच्चों, उस वाले कोर्स में उन लोगों को जो प्योर एडवांस का कोर्स आएगा जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के बाद, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार ऐप जरूर चेक कर लेना बच्चों, आप लोगों को बहुत कुछ आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं वहां पे। तो एक बार ऐप में देख लेना जाके। और अगर क्रैश कोर्स को आप अभी ज्वाइन करते हो, मतलब इस 20th से पहले अगर आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हो जो हमारा कॉम्बो वाला है, तो आपको एडवांस वाला कोर्स हुआ है वो भी फ्री मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। आपको अलग से कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है और उसी कड़ी में बच्चों मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे पहले बच्चे जो ज्वाइन करेंगे उन बच्चों के लिए हम अगला वाला क्रैश कोर्स फ्री कर देते हैं, मतलब ना प्योर एडवांस वाला। चलिए बच्चों, आज का हमारा 10 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बच्चों, अ कंपास नीडल ऑफ ऑक्सीलेशन मैग्नेटोमीटर ऑक्सीलेट 20 टाइम्स पर मिनट एट अ प्लेस P of depth 30 degree. The number of the oscillations per minute becomes 10 at another place Q of 60 degree depth. The ratio of the total magnetic field at the two places BQ divided by VP is. So बच्चों यहाँ पर पहले तो देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद, सर मैग्नेटोमीटर, ऑक्सीलेशन ऑफ मैग्नेटोमीटर, ये क्या है वो क्या है। इस क्वेश्चन में बच्चों बार मैग्नेट का सिंपल सा ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है हमें यहाँ पे कि कंपास निडल थी जिसका ऑक्सीलेशन कितना था, 20 पर मिनट था। तो इसका बच्चों पहले वाले केस में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या आ जाएगा पहले वाले का। तो पहले वाले का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आ जाएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा 20 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 20 बार ऑक्सीलेट कर रहा है तो एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। दैट डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 सेकेंड। 3 सेकंड बाद एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है, मतलब ना पहले वाले का टाइम पीरियड ही आ गया। दूसरे वाले का जो टाइम पीरियड होगा बच्चों कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर मिनट बिकम्स दिस, तो 60 डिवाइडेड बाई 10। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों, कितना आ जाएगा टाइम पीरियड इसका 6 सेकंड के बराबर, ठीक है। डिप एंगल बच्चों पी वाले प्लेस पे दे रखा है और इस वाले पे भी दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्लेस पे बच्चों क्या होंगे, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो दोनों टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता क्या बच्चों, टी इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर आई डिवाइडेड बाई एम इंटू बी हॉरिजॉन्टल, ये होता है बच्चों बी हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से आता है बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इन्होंने बी क्यू डिवाइड बाई बीपी पूछा है, मतलब मैं टीपी डिवाइड बाई टी क्यू कर देता हूँ यहाँ पे ना, टाइम पीरियड ऑफ पी डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ क्यू। ये टाइम पीरियड ऑफ पी है बच्चों और ये टाइम पीरियड ऑफ क्यू है, ठीक है, T2 जो था। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 डिवाइड बाई 6 के बराबर, और ये बराबर होना चाहिए बच्चों हमारे पास रूट के अंदर आई इन केस ऑफ पी। तो आई तो सेम होगा, सेम ही मैग्नेटोमीटर है, बस उसको अलग अलग जगह पे ले जा रहे हो। आई डिवाइड बाई एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी सेम होगा। बी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन केस ऑफ पी, तो पी वाले में डिप एंगल कितना है बच्चों, इतना। तो ये आ जाएगा बच्चों बीपी कॉस 30 के बराबर, ठीक है, ओके। बीपी कॉस 30 के बराबर आ गया। दैट डिवाइड बाई रूट के अंदर आई डिवाइडेड बाई एम बी क्यू कॉस 60 के बराबर। दूसरी जगह पे डिप एंगल कितना है बच्चों, 60 के बराबर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल बेसिकली जो मैग्नेटोमीटर होता है ना, जो उसमें ऑक्सीलेशन जो हो रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएंगे बच्चों, आई और एम तो काट देंगे, ये आई और एम काट दिए। ये यहाँ पे 1/2 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे काम करना, दोनों साइड स्क्वायर कर लेना, इसको उधर ले जाना। तो ये बन जाएगा बच्चों तुम्हारे पास नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर कर देना, तो ये बन जाएगा बी क्यू कॉस 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 रख देना, बीपी कॉस 30 की वैल्यू बच्चों √3/2 रख देना। दिस कम्स आउट टू बी 1/4, ठीक है। ये 1/4 के बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों। तो हमारे पास बी क्यू डिवाइडेड बाई बीपी जो आएगा ना, वो बच्चों √3 के √3/4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। √3/4 के बराबर बच्चों ए वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्या होता है बच्चों मैग्नेटोमीटर, वो मैग्नेटिक कंपास टाइप का जो होता है ना, उसी तरीके से मैग्नेटिक नीडल होती है, उसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखते हो। ऐसे अगर आपने उसको थोड़ा सा मतलब जैसे वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाती है, थोड़ा बहुत भी आपने उसको थोड़ा बहुत डेविएट किया तो फिर वो ऑक्सीलेट करने लगेगी, ठीक है। तो यही बच्चों यहाँ पे इन्होंने पूछा था और इसका आंसर बच्चों ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कुछ नहीं, बाहर मैग्नेट वाला फंडा लगाना था,
आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन ऑफ द बार मैग्नेट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब आप बोलोगे सर ये BQ BP, ये BQ एंड BP उस जगह के नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल होना जरूरी नहीं है ना, डिप दे रखा है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे आ रहा होगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा देखो, जैसे ही मैग्नेटिक नीडल सिर्फ इस प्लेन में घूम सकती है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए अलोंग अलाइन होगी, ठीक है ना। अगर मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में ऐसे घूम सकती होती तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होगी, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, तो वो इसे अलाउ करने पे कि कैसे घूम रही है, तो मैग्नेटोमीटर में बच्चों इस तरीके से आएगा। ए ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज V1, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस √3 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस इज V2, द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। यही क्वेश्चन बच्चों में ढूंढ रहा था कि मैं आपको चाहता था कि लूप की एक्सिस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों बहुत रिपीट होता है, तो लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पहले मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन तो बच्चों चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है बच्चों, अगर आप x डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हो, इसमें मान लीजिए ऐसे I करंट फ्लो कर रहा है और करंट I हो गया, रेडियस इसकी r के बराबर हो गई। पहले तो बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना पूरी एक्सिस पर बच्चों सेम होती है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना वही एक्सिस पर पूरी पे रहती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं बच्चों, करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और फिर ऐसे आके फिर अंदर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे आके फिर अंदर की तरफ जा रहा है, तो अपने राइट एंड की उंगलियों को करंट के सेंस में ऐसे रोटेट कराओ, अंगूठा आपको बता देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बच्चों इधर की तरफ होगा B, वही मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ पे होगा, तो ये तो डायरेक्शन वाली बात हो गई। अब B की वैल्यू लिखते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप इस मैग्नेट को मतलब सॉरी इसको लूप को एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका नॉर्थ पोल इधर आएगा, साउथ पोल इधर आएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना वही इसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। तो आपको पता है बच्चों एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, बी एट एक्सियल पॉइंट क्या आता है, याद है आपको, 2 टाइम्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एम होता है बच्चों NIA डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का मतलब x की पावर यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे x की पावर 3 आता है, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर की पावर 3/2। बेसिकली इस वाले फॉर्मूले में जब x बहुत बड़ा हो जाता है ना तो ये x की पावर 3 ही आ जाएगा। तो एक लूप जो है बच्चों वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना चालू कर देता है जब x बहुत बड़ा हो। तो एक्सियल पॉइंट पे वही फॉर्मूला लगाते हैं अगर बहुत दूर वाला पॉइंट हो जो बार मैग्नेट का होता है। बार मैग्नेट के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आता था बच्चों, दोबारा लिख देता हूँ, 2 टाइम्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। बार मैग्नेट का फॉर्मूला, बार मैग्नेट की एक्सिस का फॉर्मूला जो होता है ना वो m डिवाइडेड बाई x की पावर 3 होता था, बी एट एक्सिस ये होता है। क्या क्या चेंज करना होता है, एक तो m जो होता है वो लूप के केस में NIA के बराबर होता है, और ये जो x की पावर 3 है ना इसको लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये दो चेंजेस इसमें करके हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये जो लूप की एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना बच्चों वो फॉर्मूला बन जाएगा। याद ये रखना है बस x की पावर 3 को क्या कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 और m की जगह NIA रख देना है, दैट्स ऑल। तो अब अपने वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, पहले तो B1 होगा बच्चों, सेंटर पे पूछा है ना मैंने, तो वो तो म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R के बराबर होगा, ठीक है। B1 तो बच्चों हमारे पास ये आ गया। B2 जो एक्सिस पे, और एक्सिस पे भी कितनी डिस्टेंस पे, √3R डिस्टेंस पे, तो x की जगह √3R रख देना। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करो बच्चों B2, तो देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके आप कहोगे ठीक है सर, NIA एरिया होगा बच्चों पाई R स्क्वायर के बराबर डिवाइडेड बाई x की जगह रखो बच्चों √3R, तो ये बन जाएगा 3R का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो 4R का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4R का स्क्वायर, तो ये 8R की पावर 3 बन जाएगा बच्चों ना। देखो करो इसको, इसकी पावर 3/2 भी है ना, यहां से इसको काट देना बच्चों, पाई से पाई को काट देना, तो B2 हमारे पास म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 16R के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो B1 अपॉन B2 कम्स आउट टू बी दिस अपॉन दिस कम्स आउट टू बी 8, ये आंसर आ रहा होगा बच्चों, B1 अपॉन B2 8 के बराबर आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, एक्सेस वाला बड़ा काम का फॉर्मूला है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहां पर दे रखा है बच्चों, अ ट्रायंगुलर शेप वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर सेंटर इज करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला
तो बच्चों यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वायर ये वायर दे रखा है ट्रायंगुलर शेप का, 10 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने लाके रख दिया। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट CD सेगमेंट पे जो फोर्स होगा ना बच्चों, दैट वी हैव टू फाइंड। जस्ट CD सेगमेंट का पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई वायर रखा रहता है ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल जो होता है, अगर वो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कुछ है, इसका ना B वेक्टर इधर हो गया और ये L हो गया, इसकी लेंथ ऐसे होगी वायर की ना। आपको पता है अगर ये एंगल थीटा के बराबर है तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा होता है ना वायर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, F मैग्नेटिक जो होता है बच्चों वो BIBL साइन थीटा के बराबर होता है, यही होता है। आप कहोगे हाँ सर IBL साइन थीटा के बराबर होता है। तो बस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर की तरफ है, तो कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना होगा? ये वाली लाइन ऐसे जोड़ दो, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा? ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है ना, तो ये भी 60 के बराबर होगा। तो थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? जब मैं इस वाले वायर पे लिख रहा हूँ, इस वाले पे CD वाले पे ना, तो थीटा का काम कौन कर रहा है? 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। वैसे तो IBL होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वायर रखा रहता है ना तो IBL फोर्स होता है। अगर उसका एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड थीटा हो तो IBL साइन थीटा आ जाता है, मतलब ना इस तरीके का केस हो तो IBL साइन थीटा के बराबर फोर्स लग रहा होता है। तो I जो कि 10 के बराबर है, B जो कि 0.5 के बराबर है, इंटू लेंथ 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05, साइन 60 बच्चों √3/2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा हमारे पास 25 पंजे 125 0.125 इंटू 1.732। ठीक है, ओके। फिर इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, करीब 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, मतलब ना मुझे लग रहा है ये आ रहा होगा, C ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे ना, ये लगा C ऑप्शन। फालतू की कैलकुलेशन थी बच्चों, और कुछ नहीं था। वैसे इसको मैं और तरीके से करता है, 125 डिवाइडेड 1000 करके करूंगा ना तो ज़्यादा आसान पड़ेगा मेरे को ना। उससे फिर मैं 25 से 5 बार उसको काट दूंगा, 40 बार वो कटेगा, कुछ 1/8 आ जाएगा ना। हाँ 1/8 करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन। अच्छा, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जो बच्चों प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आती है। If the operating magnetic field is 1 Tesla and the radius of cyclotron D's is 60 centimeter, the kinetic energy of the accelerated proton in mega electron volt will be। तो जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो बाहर निकल के आएंगे ना उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर आपने साइक्लोट्रॉन का जो अरेंजमेंट देखा हो अगर किसी बच्चे ने, तो बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे ये इस तरीके का ये रीजन होता है जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ऐसे एंटर कराते हो, यहाँ पे जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में घूमते हैं, फिर यहाँ से फिर दोबारा एक्सेलरेट होते हैं, फिर बड़े सर्कल में घूमते हैं, फिर यहाँ से ऐसे एंटर करते हैं, फिर बड़े सर्कल में घूमते हैं, यहाँ पे ऐसे एंटर करके फिर और बड़े सर्कल में घूमते हैं, यहाँ पे ऐसे एंटर करके फिर तेज हो जाते हैं यहाँ पे, तो फिर ऐसे निकल के बाहर निकल के चले जाते हैं। तो बच्चों जब ये बाहर निकल के आ रहे होते हैं ना तो इनकी जो सर्कल जो बन रहा होता है उसकी रेडियस जो है इस डीज की रेडियस के बराबर हो जाती है, मतलब ना तभी तो बाहर निकलेंगे, यहाँ पे ओपनिंग होती है, मतलब ना। तो रेडियस जो कि आप लोगों को पता होगा रूट के अंदर 2m इंटू के डिवाइडेड बाई क्यू भी होती है अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो ये जब डीज की रेडियस के बराबर हो जाएगी जो कि इन्होंने दे रखी है 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 के जब बराबर हो जाएगी तो चार्ज पार्टिकल बाहर निकल के आ जाएंगे, यहां से आप इनकी काइनेटिक एनर्जी पता कर लोगे। आपको पता है ना। अच्छा, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों सर्कुलर मोशन की, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे इस जो यहाँ पे हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा रखा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी और सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी बच्चों सेम रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब ये इतनी रेडियस अचीव कर लेगा कि यहाँ पे जो ओपनिंग है वहां पे बाहर निकल सके, मतलब डीज के बराबर रेडियस जब आ जाएगी तब बाहर निकल आएगा। तो बस हमें यही करना होता है बच्चों इस टाइप के केसेस में ना। तो बच्चों अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये बनेगा बच्चों 2। मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, क्यू का स्क्वायर आएगा तो इसको लिख देना बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एक ई रहने देना, मतलब ना क्यू के स्क्वायर में जो आएगा ना उसमें से एक ई को रहने देना। प्रोटॉन का मास चार्ज ई होता है ना, बी की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर और ये हो जाएगा बच्चों 0.6 इंटू 0.6 के बराबर। अब क्या करना, 1.6 से इसको उड़ा देना, के की वैल्यू बच्चों यहाँ पे लिखना, ई को उधर ले जाना तो ये बनेगा यहाँ से कट जाएगा 0.3 टाइम्स, तो 0.18
0.18 इंटू ई इंटू 10⁻⁴, ये कितना बनेगा 19/8, तो यहाँ पे बनेगा 8 के बराबर। ठीक है, तो के बन जाएगा बच्चों 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। डन भाई, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, दो चीजें याद रखो इसमें अभी ना, कि जब वो पूरा बड़ा वाला सर्कल जो होता है उसकी रेडियस अटेन कर लेता है तब बाहर निकलता है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पे जो बाहर से जो सोर्स है एक्सेलरेटिंग सोर्स, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सर्कल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पे 2πm डिवाइडेड बाई क्यूबी के बराबर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने साइक्लोट्रॉन को लिया है यहाँ पे ना, कि साइक्लोट्रॉन आप लोग रिवाइज कर लो। तो बी ऑप्शन बच्चे यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज द यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। As shown in the figure, a metallic rod of the linear density 0.45 kilogram per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 45 degree with the horizontal. The minimum current flowing in the rod required to keep it stationary when 0.15 Tesla magnetic field is acting on it in a vertically upward direction. तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऊपर की तरफ लग रहा है, करंट बच्चों ऐसे अंदर की तरफ यहाँ से आ रहा है और अंदर की तरफ जाके फिर ऊपर जा रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चों एक बात बताओ, करंट जैसे अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किधर लग रहा होगा आई, मतलब डीएल क्रॉस बी, अंदर की तरफ लग रहा होगा फोर्स। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों इधर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, एम जी बच्चों नीचे की तरफ लग रहा होगा। मैग्नेटिक फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट इंक्लाइन के लॉन्ग वाला, और एम जी के इंक्लाइन के लॉन्ग वाला कंपोनेंट। द मिनिमम करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप द रॉड मतलब इस वायर को स्टेशनरी रखने के लिए, तो ये होगा बच्चों आई बी इंटू एल के बराबर फोर्स। इसका ऊपर वाला कंपोनेंट जो है ना, ये एंगल 45 डिग्री है, आई बी एल बाई √2, और ये आएगा बच्चों एम जी बाई √2 के बराबर। 45 डिग्री एंगल आ गया ना इसमें, इसलिए ठीक है, ये और ये, तो इन दोनों की वैल्यू ठीक है, समझ गए। तो ये जो है ना यहाँ पे जो है क्या हो रहा होगा, एम जी बाई √2, एम जी बाई √2 जब बराबर हो जाएगा किसके, आई बी एल डिवाइड बाई √2 के। ठीक है, एम जी बाई √2 जब आई बी एल बाई √2 के बराबर हो जाएगा बच्चों, उस टाइम पे ही रुका रहेगा। ठीक है, बस वो मैग्नेटिक फोर्स को उसको बैलेंस करना था अलोंग द इंक्लाइन वाली ना, दोनों कंपोनेंट। बाई √2 तो उड़ा देना बच्चों, इन्होंने आई की वैल्यू पूछी है। तो एम जो होगा ना बच्चों, एम इन्होंने मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो 0.45 इंटू एल के बराबर होगा, दैट इंटू जी, जी की वैल्यू 10 के बराबर दे रखी है, दैट डिवाइडेड बाई आई, आई तो इधर आ गया। बी की वैल्यू कितनी बच्चे यहाँ पे 0.15, और लेंथ तो एल है ही, इससे काटो बच्चे, इसको 3 बार कट जाएगा। तो आई की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 30 एम्पियर करंट चाहिए हमें, अगर ऐसा करना है, इस वायर को रोकना है तो। ठीक है, 30 एम्पियर विल बी दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। The vertical component of the Earth magnetic field is 6 into 10⁻⁻⁵ Tesla at any place where the angle of dip is 37 degree. The Earth resultant magnetic field at that place will be. Okay, तो ये कह रहे हैं बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट जो दे रखा है वो 6 into 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर दे रखा है। At any place where the dip is 37 degree, the Earth resultant magnetic field at that place will be. अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बच्चों उस प्लेस पे, वो बताना है हमें। तो 30 डिग्री, ये देखो ये होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड ना, ये होता है डिप एंगल जो कि 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। आपको पता है बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो बी साइन 30 के बराबर होगा, यही तो होता है। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6 into 10⁻⁵ के बराबर, और b इंटू ये 1/2 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 12 into 10⁻⁵ के बराबर। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस एट एनी प्लेस वेयर द एंगल ऑफ, अच्छा 37 डिग्री, सॉरी बच्चों यहाँ पे 37 डिग्री दे रखा है ना एंगल 37, तो साइन 37 की वैल्यू होती है बच्चों 3/5 के बराबर। तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स और 5 दूनी 10, तो ये आएगा बच्चों हमारे पास b का वैल्यू आएगा, इरेज कर देते ना, तो वैल्यू ऑफ बी आएगा बच्चों हमारे पास 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर।
डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ वायर एक्स ऑफ द लेंथ 50 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द लॉन्ग वायर वाई ऑफ द लेंथ 5 मीटर। ठीक है, ओके, द वायर वाई कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर इज 5 सेंटीमीटर एंड करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर वाई विल बी। अच्छा बच्चों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस तरीके के 10 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने छांटे हैं, मतलब ना कि एक आधी कर लेते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है बच्चों y वाले पे जो फोर्स लग रहा होगा, तो बच्चों x वाले पे जो लग रहा होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट y पे लग रहा होगा ना। क्या हम इसको डायरेक्ट डायरेक्शन से पता कर सकते हैं? नहीं, चलो एक काम करते हैं, आप इसकी वजह से इस पर फोर्स लिखो, तो यहां पर इसके जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों, किसकी जगह पे, इसके पॉइंट्स की जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई, जो कि 3 एम्पियर है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, आर जो कि 0.05 सेंटीमीटर है, 0.05 मीटर के बराबर है। इसकी वजह से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता लग गया। अब तुम्हें एक बात बताओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा या नहीं होगा? किधर की तरफ होगा? वायर का करंट अगर ऊपर की तरफ है तो आप वायर को ऐसे पकड़ो, राइट हैंड की उंगलियों को ऐसे घुमाओ, तो जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी ना बच्चों, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये इधर की तरफ, बाहर की तरफ ना, इधर की तरफ ऐसे, अंदर की तरफ ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बच्चों, बाहर की तरफ होगा, बी वेक्टर ना बाहर की तरफ होगा। ओके, आप लोगों को वैसे एक कॉन्सेप्ट याद भी होगा कि जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है ना, तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पहले तो अट्रैक्टिव होगा फोर्स ना, ये भी ध्यान रखना। इस पे ऐसे लग रहा होगा तो इस पे ऐसे लग रहा होगा, तो डायरेक्शन तो आप बता सकते हो कि टुवर्ड्स एक्स लग रही होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स। ठीक है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स, इनमें से ए या, अच्छा यहाँ भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स है। ठीक है, ए सी डी में से कोई आंसर आएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या इस वाले वायर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है? आप बोलोगे यस, और वायर के परपेंडिकुलर है? आप बोलोगे यस। तो जब भी बच्चों वायर के परपेंडिकुलर हर जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना बच्चों, वो आई बी एल के बराबर होता है, आई बी एल के बराबर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कम्स आउट टू बी आई, जो कि 2 एम्पियर है। बी की वैल्यू बच्चों, जो कि बी की वैल्यू कितनी है, यहां से आएगी म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू रख दो बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 300 डिवाइडेड बाई 5, ये 0.02 को मैंने एडजस्ट कर दिया, दैट इंटू लेंथ, लेंथ कितनी बच्चों यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ना, तो 1/2, तो ये कटेगा बच्चों यहाँ पे 2 टाइम्स, ये कटेगा बच्चों यहाँ पे दिस, तो मैग्नेटिक फोर्स कम्स आउट टू बी 30, 3 चौक 12, 120 इंटू 10⁻⁷, तो इसको एक काम करना, इसको लिख देना 1.2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर ड्यू टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। तो एक सर्कुलर कॉइल है बच्चों जिसका रेडियस आर है और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द एक्सिस एट अ डिस्टेंस r/2। पहले तो बी की वैल्यू लिख लो बच्चों ना, देखो ये वही एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया। इसमें बी की वैल्यू जो सेंटर पे होती है ना बच्चों, वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r के बराबर होती है। ठीक है, बी की वैल्यू जो एक्सेस पे होती है ना बच्चों, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ये डाइपोल जैसा होता है, 2 टाइम्स म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम, एम होता है बच्चों NIA, तो आई तो मतलब इसमें n नंबर ऑफ टर्न तो दे नहीं रखे, आई इंटू पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों आपको ना, ऊपर NIA आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, r/2 के बराबर रख दो बच्चों। इसमें बी एट एक्सेस जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आप लिखोगे सर म्यू नॉट, एक तो इस पाई से ये पाई काट देना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2, यहां पर रखना बच्चों r² / 4 प्लस का r² की पावर 3/2। ठीक है, एक कॉमन ले लेना बच्चों आर यहां से ना, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 5/4, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, 5 की पावर 3/2, तो √5 की पावर 3 बन जाएगा नीचे, और ये जो नीचे 4 है ना, नीचे जो एलसीएम में 4 आएगा उसकी पावर 1/2 करो तो 2 बन जाएगा, और उसके बाद 3 करोगे तो ऊपर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब म्यू नॉट आई बाई 2r की वैल्यू b रख देना बच्चों, तो 8b डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 5 की पावर 3। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, तो b एट x जो आएगा ना बच्चों, जो पूछा है हमें, वो 2 बाई रूट 5 की पावर 3 इंटू बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहां से। ठीक है, ऐसे हो जाएगा सॉल्व। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सॉफ्ट आयरन इज सुइटेबल मटेरियल फॉर द मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाए जाते हैं ना बच्चों, सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं। सॉफ्ट आयरन की क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो मतलब सपोर्ट कर देती है मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। ये खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइज होकर ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। तो और इसका जाइएम जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो भी हाई होता है। तो आपको फॉर्मूलेस पता होंगे, मतलब जो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस का जाइएम होता है ना। ये होता है ना रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी जो है इस तरीके से आती है। तो मीडियम होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वो म्यू आर इंटू वी नॉट के बराबर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड जो है ना। ये वाली बात आपको पता होगी। तो बी वेक्टर जो है, बी जो होता है वो म्यू आर इंटू बी नॉट के बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाता है। दिस इज बिकॉज द सॉफ्ट आयरन हैज। अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना बच्चों, जब आप उनको मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करते हो ना, तो वहां पे एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। इफ यू रिमेंबर, हिस्टेरेसिस लूप क्या होता था, जब आप मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करते हो ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना, वो किस तरीके से वेरी करती है। तो यहाँ पे बच्चे इस तरीके का हिस्टेरेसिस लूप बनता है। यहाँ से जैसे मैग्नेटाइज होता जाएगा, ये मैग्नेटाइज होकर फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर यहाँ पे फिर मैग्नेटाइज होगा, इस तरीके का बनता है। ठीक है, ये H हो जाता है और ये I हो जाता है। ये जो होता है ना बच्चों, इसे बोलते हैं रिटेंटिविटी, इसे बोलते हैं कोएर्सिविटी। मतलब ये जो होते हैं ना, ये मिनिमम उल्टी डायरेक्शन में जो H वेक्टर आपको लगाना पड़ता है जिससे कि मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाए, उसे कोएर्सिविटी बोलते हैं। जब आप एक्सटर्नल कॉज, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जब आप इसको जीरो कर देते हो तो उस टाइम पे जितना ये रिटेन कर लेता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉफ्ट आयरन होता है ना बच्चों, सॉफ्ट आयरन का एक तो परमेबिलिटी हाई होता है। ठीक है, परमेबिलिटी जो म्यू आर होता है ना बच्चों, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो हाई होता है। तो बच्चों एक तो देखो इसका जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, सॉफ्ट आयरन का मतलब रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी लो होता है, परमेबिलिटी बहुत हाई होता है इसका। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लो कोएर्सिविटी होता है। यस, बिल्कुल सही बात है ना। लो कोएर्सिविटी होता है, हाई रिटेंटिविटी नहीं, रिटेंटिविटी हाई नहीं होता। रिटेंटिविटी एंड स्टील का रिटेंटिविटी हाई होता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी लो होता है, कोएर्सिविटी भी लो होता है। लो कोएर्सिविटी, लो परमेबिलिटी, परमेबिलिटी हाई होता है इसका ना। परमेबिलिटी जो ये म्यू आर होता है ना, जाइएम ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होता है, बहुत आसानी से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। हाई परमेबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, हाई परमेबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी। ठीक है, तो हाई परमेबिलिटी ये सही है, हाई रिटेंटिविटी नहीं होता। अब मुझे नहीं पता इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोला। ठीक है, वो मैग्नेटाइज आसानी से हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, फिर हटा देते तो इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, इसलिए मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब जो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को आप करंट को वेरी करके कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके से मैग्नेट ही होती है, सोलिनॉइड टाइप का होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, करंट प्रोड्यूस जब तक फ्लो कराओगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको बढ़ाना है घटाना है आप करंट से कर सकते हो, लेकिन बार मैग्नेट में वो प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं बच्चों ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी होती है बस ना इसकी। कौन से की, सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन के बारे में ध्यान रखना है। स्टील की बच्चों हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इजीली बच्चों मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने की जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द हाई परमेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हो जाएगा ये वाला। तो मतलब मुझे 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन ही सबसे सही लग रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड द अल्फा पार्टिकल विद सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सर्कुलर पाथ। आपको पता है ना बच्चों, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कराया था। तो रेडियस जो होती है ना, mb डिवाइड बाई क्यू भी होती है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी होती है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, रूट के अंदर 2m के डिवाइडेड बाई q इंटू वी के बराबर, जब काइनेटिक एनर्जी सेम है। अच्छा, आपको ये पता है कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन, पहले तो मैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिख लेता हूं। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है बच्चों, m के बराबर मानेंगे, रूट के अंदर 2m इंटू के, प्रोटॉन का चार्ज e होता है, b हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मास बच्चों 2m का 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास का, तो इसको लिख देंगे 2m
इंटू के डिवाइडेड बाई, और इसका चार्ज तो बच्चों प्रोटॉन के बराबर ही होता है, ई इंटू बी। अल्फा पार्टिकल का मास बच्चों 4 गुना हो जाता है, तो 4m इंटू के डिवाइडेड बाई, और इसका तो जो है चार्ज भी बच्चों 2 गुना हो जाता है। अगर आप इसको देखो तो ये रूट के अंदर 2m डिवाइड बाई के डिवाइड बाई ई इंटू बी के बराबर होगा। तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस और प्रोटॉन का रेडियस बराबर होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा, और इसका बच्चों √2 टाइम्स होगा। तो बीच वाला √2 टाइम्स होगा और बाद दोनों साइड वाले बराबर होंगे, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, ये था आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। अगले 10 क्वेश्चंस और हम इस पर अपलोड करने वाले, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और करते रहिए बच्चों ना, ये ध्यान रखिए। थैंक यू।